हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम प्रीवियस ईयर पेपर सीटेट 2021 ईवीएस के जो आपके 30 क्वेश्चंस आते हैं उनको डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम प्राइमरी एंड जूनियर दोनों की हिंदी एंड सीटीपी के पोर्शन को डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अब स्टार्ट करते हैं। हमारा ये जो पेपर है, पेपर फर्स्ट है, जिसमें आपके क्या है, ईवीएस का पोर्शन आता है। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 61 जो है, यहाँ से हमारे ईवीएस के क्वेश्चंस जो हैं वो स्टार्ट है। क्वेश्चन नंबर 61 में कहा जा रहा है, कौन सा एक भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है, यानी कि इनमें से कौन सा हमारी यूनियन टेरिटरी नहीं है। तो देखिए, प्रेजेंट टाइम में हमारे 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरी हैं। अब यहाँ पर यूनियन टेरिटरी की बात की जा रही है। ठीक है, किसकी बात की जा रही है? यूटी की। तो हमारी 8 जो यूनियन टेरिटरी हैं उनके नेम हैं अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव। अब दमन एंड दीव और दादर एंड नागर हवेली जो है उसको क्या किया गया है, मर्ज कर दिया गया है। इससे पहले जो थी हमारी वो 9 थी, बट अब इन दोनों को मर्ज करने के बाद क्या कर दिया गया है, अब ये 8 हो गई है हमारी। ठीक है, उसके बाद क्या आती है, लक्षद्वीप और पुदुचेरी। तो टोटल हमारी कितनी हो गई, 8 यूनियन टेरिटरी हो गई और 28 हमारे स्टेट्स हो गए। तो अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सा यूनियन टेरिटरी नहीं है। तो लद्दाख हमारा है, जम्मू कश्मीर है, चंडीगढ़ है, ये तीनों यूटी है हमारी। कौन सा नहीं है? मणिपुर एक स्टेट है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्नलिखित में से कौन से कच्चे तेल पेट्रोलियम के उत्पादक हैं, इनमें से ये पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए, बॉम्बे हाई और पश्चिम बंगाल ऑप्शन फर्स्ट में कहा गया है। तो बॉम्बे हाई है लेकिन पश्चिम बंगाल नहीं है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन 2 है असम और उड़ीसा। असम है लेकिन उड़ीसा नहीं है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन 4 है बिहार और बॉम्बे हाई। बॉम्बे हाई है बट बिहार नहीं है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो इसका आंसर बनेगा वो होगा 62 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, गुजरात और तमिलनाडु। ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है, हमारे देश का संविधान निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बनाया गया था। ठीक है, हमारे देश का संविधान इनमें से किसके नेतृत्व में बनाया गया था। तो ये तो जो आंसर है वो आप सभी को पता होगा। हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 में कहा गया है, पौधों के लिए किए जाने वाले नीचे दिए गए कार्यों पर विचार कीजिए। ए में दे रखा है पौधों को सहारा देना, बी में कहा गया है ह्यूमस प्रदान करना, सी में है भोजन संचित भंडारण करना, डी में है पानी और खनिजों को अवशोषित करना। तो देखिए, यानी कि यहाँ पर पूछा गया है कि जड़ों का काम पूछा गया है यहाँ पे, कि प्लांट्स में जड़ें क्या कार्य करती हैं, इस बात को ये पूछा। और यहाँ पर ये जो पॉइंट्स दे रखे हैं, ठीक है, ये चारों जो पॉइंट्स दे रखे हैं उनमें आपको सही विकल्प चूज करना है। ठीक है, ऑप्शन बना के। ऑप्शन ए में जो है वो दे रखा है पौधों को सहारा देना, टू गिव सपोर्ट टू द प्लांट, ये कहा गया है। यानी कि बिल्कुल सही है, क्योंकि जड़ें जो हैं वो ज़मीन में जकड़ी रहती हैं, उसकी वजह से क्या होता है, पौधों को मैकेनिकल जो सपोर्ट है वो मिलता है। ऑप्शन सी में कहा गया है टू स्टोर फूड, ये भी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन डी कह रहा है टू एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स, ये भी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि मिनरल्स एंड वाटर जो है उसको ले जाने का काम कौन करता है, जड़ों का ही होता है। तो हमारे कौन कौन से ऑप्शन जो हैं वो सही हो गए, ए, सी और डी। ऑप्शन बी कह रहा है टू प्रोवाइड ह्यूमस। तो देखिए, इसका कोई खास रोल नहीं होता है, तो हमारा ए, सी, डी, ये देखिए कौन से ऑप्शन में सही है। ये दे रखा है हमें ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है ए, सी, डी, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है, पोचमपल्ली भारत के दक्षिणी राज्य का एक कस्बा है जो सुंदरता से डिजाइन की गई चमकदार रंगों की पोचमपल्ली साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई, जिसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं, के लिए प्रसिद्ध है। यह कस्बा अब किस राज्य का भाग है, ये पूछा गया है। तो देखिए, अब देखिए यहाँ पर जो बात की जा रही है वो पोचमपल्ली की बात की जा रही है। तो पोचमपल्ली जो है वो जगह है, वह आंध्र प्रदेश में है, बट यहाँ हमें जो है वो आंध्र प्रदेश किसी भी ऑप्शन में आपको नहीं दे रखा है, किसी भी ऑप्शन में नहीं दे रखा है। और आप सभी को पता होगा कि आंध्र प्रदेश का जो कुछ हिस्सा है वो तेलंगाना का ही भाग है, उसको डिवाइड कर दिया गया है। तो थोड़ा अगर रिलेट करते हुए आप आंसर देना होगा आपको इस चीज़ को। तो आप देखिए, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, ये तीनों तो हमारे होंगे नहीं, तो आंध्र प्रदेश का हिस्सा यानी कि तेलंगाना, ये हमारा जो है ऑप्शन नंबर 3, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66 है, निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थों के उस समूह को चुनिए
जिसके प्रत्येक सदस्य में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। अब देखिए ये सेम क्वेश्चन जो है वो कई बार आ चुका है और ये बिल्कुल रट लीजिए इसका आंसर कि आयरन जो है वो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में आंवला, पालक, गुड़ में पाया जाता है। तो हमारा जो आंसर होगा, अब देखिए कहाँ पर लिखा है, ऑप्शन नंबर 2 आंवला, पालक, गुड़, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 67 है, निम्नलिखित में से पक्षियों का वह समूह चुनिए जिसका प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकने योग्य हों। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह भी बहुत ज़्यादा ईजी है। क्यों है, ये भी क्वेश्चन जो है वो बहुत बार आ चुका है, तो इसको भी आप बिल्कुल याद कर लीजिए। इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 बाज, चील, गिद्ध, ये जो है वो हमसे ज़्यादा बेहतर दे सकते हैं, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 है, क्वेश्चन नंबर 68 में कहा जा रहा है, नीचे दिए किस एक राज्य के ग्रामीण लोग अपने ढालू छत वाले लकड़ी के मकान मजबूत बांस के खंभों पर धरती से 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं। तो देखिए इसमें जो पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है मजबूत बांस वाले खंभों पर। इसका जो हमारा करेक्ट आंसर, हमारा आंसर बनेगा असम। ठीक है, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि वहाँ क्या है, बारिश बहुत ज़्यादा होती है और बाढ़ भी ज़्यादा आती है। इसलिए क्या है, कहीं उनके घर जो हैं वो बह ना जाएं, तो वहाँ के लोग जो हैं वो ज़मीन से 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बांस के खंभों पर लकड़ी के मकान बनाते हैं और ढालू छत वाली, मतलब ढालू वाली जो छत होती है उसको बनाते हैं, जिससे पानी जो है वो सीधा नीचे गिरता रहे। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर थर्ड वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 है, भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष, दिल्ली की स्थिति पूछी जा रही है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। गांधीनगर गुजरात की राजधानी और पटना बिहार की राजधानी की दिशाएं पूछी जा रही हैं, कि दिल्ली से हमें गांधीनगर और जो पटना है बिहार की राजधानी उसकी स्थिति पूछी जा रही है। अब देखिए इस क्वेश्चन का आंसर कैसे देना, हमारी क्या हो गई, 4 दिशाएं लिख लीजिए पहले तो, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और आपकी ईस्ट। ठीक है, अब इधर क्या हो गया, ये दिशा हो गई नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, ये वाला हो गया नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, उसके बाद इधर साइड को हो जाएगा साउथ ईस्ट और इधर हो जाएगा साउथ वेस्ट। ये हमारी टोटल 8 दिशाएं हो गई। कितनी हो गई, टोटल 8 हो गई हैं दिशाएं। तो देखिए दिल्ली जो है जिसके बारे में पूछा जा रहा है उसको हम क्या करेंगे, सेंटर पॉइंट पे बना लेंगे। ये हो गया हमारा दिल्ली। ये अब देखिए ज़्यादा खिचपिच हो गई है, तो कहीं ऐसा ना हो कि आपको समझ में ना आए, आप सोचें कि समझ में नहीं आ रहा है। बस बार बार उस क्वेश्चन को जो है वो पीछे वीडियो देख करके देख लीजिएगा, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने दिल्ली मान लिया। अब ये कह रहा है दिल्ली के सापेक्ष, फिर से एक बार बता देती हूँ आपको। अब यहाँ पर हमने दिल्ली मान लिया, ठीक है, ये हो गया हमारा दिल्ली। अब यहाँ पे गुजरात का जो गांधीनगर होगा वो हो जाएगा हमारा इधर साइड को, गुजरात का गांधीनगर। और अगर हम देखेंगे ये दिल्ली है, तो यहाँ से ये जो है हमारा ये पटना हो जाएगा, बिहार का पटना। तो अब किधर साइड आ रहा है, ये हमारी दिशाएं हो रही हैं साउथ वेस्ट और ये हो रहा है साउथ ईस्ट। तो आंसर देख लीजिएगा, हमारे यही बन गया, दिल्ली के सापेक्ष पूछा गया इसलिए आंसर बनेगा दक्षिण पश्चिम साउथ वेस्ट और दक्षिण पूर्व साउथ ईस्ट। ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी बहुत इजी आंसर है, बस क्या होता है कि बच्चे का माइंड डाइवर्ट करने के लिए ऐसे क्वेश्चंस को ये अरेंज करते हैं इस तरह से। पर इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं उनको रखना भी चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, आप लॉजिकली आप ऐसे क्वेश्चंस का आंसर देते हैं और क्वेश्चंस की जो प्रैक्टिस है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मैं बार बार कह रही हूँ आपसे। क्वेश्चन नंबर 70 है हमारा, इसमें पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किसने मटर के पौधों के साथ प्रयोग किए और यह पाया कि मटर के पौधों में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जोड़ियों में पाए जाते हैं। ठीक है, जोड़ों में पाए जाते हैं, जैसे चिकने, खुरदुरे, लंबे या बौने, पीले या हरे आदि। अब हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उसमें देखिए आप। ऑप्शन नंबर फर्स्ट कह रहा है एम एस स्वामीनाथन, ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये जो हैं उन्हें हरित क्रांति के जनक कहा जाता है, तो हमारा ये ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर थर्ड में कहा गया है जॉर्ज मैस्ट्रल, ये भी नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, वेलक्रो जो होता है, जो एक चिपचिपा पदार्थ होता है, किसमें, जो हम शूज पहनते हैं उसमें जो चिपकने की जब जगह होती है उसी को कहा जाता है वेलक्रो, उसको डिस्क्राइब किया था हमारे जॉर्ज मैस्ट्रल ने, तो ये भी नहीं होगा। और जो डार्विन है वो भी हमारे नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि इन्होंने थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन बताई है। हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 ग्रेगर जॉन मेंडल, ये हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इन्हें फादर ऑफ हेरेडिटी भी इसीलिए कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71 में है, निम्नलिखित में से कौन सा एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए जो 6 सब्जेक्ट्स हैं उसमें से एक है, इनमें से बताना है। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस करिकुलम के जो 6 सब्जेक्ट्स हैं वे हैं फैमिली एंड फ्रेंड्स, फूड, वाटर, शेल्टर यानी कि आवास,
ट्रैवल, थिंग्स वी मेक एंड डू, ये 6 सब्जेक्ट्स हैं। अब हमारा जो आंसर बनेगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, थिंग्स वी मेक एंड डू, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। पदार्थ, मटेरियल, जो कि नहीं होगा, नेचुरल रिसोर्सेज भी नहीं होगा, और हाउ थिंग वर्क, ये भी नहीं होगा। तो हमारा जो आंसर बनेगा 6 सब्जेक्ट्स में से कौन सा हो जाएगा, थिंग्स वी मेक एंड डू, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 है, उपाख्यान अभिलेखों में क्या दर्ज नहीं करना चाहिए। यहाँ पर नहीं की बात हो रही है कि क्या रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि उपाख्यान क्या होते हैं, तभी तो आप आंसर दोगे। तो देखिए, उपाख्यान हम जो छोटे छोटे स्टेट्समैन्स होते हैं उनको कहते हैं, जिनके द्वारा हम अपनी बात को प्रदर्शित करते हैं। आपने देखा होगा स्कूल में बच्चों की जो डायरी होती है उस पर टीचर भी अपनी बात को स्टेटमेंट के थ्रू पेरेंट्स तक पहुँचा देता है, और सेम पेरेंट्स जो होते हैं वो भी यही करते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, उपाख्यान कहते हैं। ठीक है, जो ऑप्शन ए है उसमें कहा गया है कि सिर्फ जो समस्याग्रस्त स्थिति जो होती है उसको जानने के लिए हम उपाख्यान का प्रयोग करते हैं। ऐसा तो नहीं है, क्योंकि टीचर यह तो नहीं करता है, जो कुछ स्ट्रेंथ आदि होती हैं उनको सभी चीज़ों को वो लिखता है। ठीक है, तो ये हमारा जो है ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन 2 कह रहा है सिर्फ टीचर ने, जो बी वाला है, सिर्फ टीचर ने कोई डिसीजन लिया वही लिखता है वह उसमें उपाख्यान के अंतर्गत, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी वाला भी हमारा गलत हो जाएगा। जो एग्जाम्पल दिया है उसी पर बेस्ड जो है वो हम इसको समझ रहे हैं। हमने जो एग्जाम्पल दिया यानी कि टीचर एंड डायरी वाला जो एग्जाम्पल दिया उस पर बेस्ड इसको सारे जो ऑप्शंस आपको दिए गए हैं ए बी सी डी उनको समझते जाइए। सी में कह रहा है स्ट्रेंथ और वीकनेस की बात, जो कि दोनों जो बातें हैं वो बिल्कुल ही सही हैं, तो ये हमारा सही हो जाएगा। अब ऑप्शन डी जो है उसमें कह रहा है कि बच्चे की रुचियों और संबंधों आदि की पहचान करना, ये भी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो इसका आंसर बनेगा वो होगा हमारा सी एंड डी, ये हमारा सही है। और यहाँ पर पूछा गया है कि नहीं रिकॉर्ड करना चाहिए, तो ये दोनों नहीं करने चाहिए। तो हमारा जो आंसर क्या हो जाएगा, नहीं वाले में ए और बी। अब देखिए ऑप्शन नंबर ए और बी किस में दिया गया है, वो दिया गया है ए बी ऑप्शन नंबर फर्स्ट में, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो कि जरूरी भी है। क्वेश्चन नंबर 73 है, आप एक एकीकृत ईवीएस कक्षा के लिए कैसे योजना बनाएंगे। एकीकृत ईवीएस मतलब कि जहां पर एक से अधिक सब्जेक्ट्स या टॉपिक्स जो होते हैं उनको जोड़ देना, उसे ही कहा जाता है इंटीग्रेटेड ईवीएस। तो ऐसी कक्षा के लिए आप किस तरह की प्लानिंग करेंगे, तो हमारा जो इसका आंसर हो जाएगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एक पार्ट में 2 या अधिक जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनके क्षेत्र को हम जोड़ देंगे, उनको मिलाएंगे, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 पर चलते हैं। ये कह रहा है, पुनीत ने अपनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को मानव शरीर की एक रूपरेखा दी, ठीक है, और उन्हें भोजन विषय पढ़ाने से पहले पाचन तंत्र को बनाने को कहा। यानी कि जो पुनीत है वह अपनी क्लास में फूड चैप्टर पढ़ाना चाहता है, और उसने चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले टीचिंग एड्स के रूप में ह्यूमन बॉडी का जो आउटलुक है उसको बच्चों को दिखाया। यह तो अच्छी बात हो गई एक तरह से, इससे बच्चों को समझने में जो डिफ़िकल्टी होगी वो नहीं होगी। ठीक है, और फिर उसने क्या किया, बच्चों को डाइजेस्टिव सिस्टम को बनाने को भी कहा। तो ऐसा उसने क्यों किया ये पूछा जा रहा है। तो ऐसा जो है वो उसने इसलिए किया कि वह जो है वो पाचन से संबंधित बच्चों के जो विचार हैं उनको प्राप्त करना चाहता था। वह चाहता था कि बच्चे जो हैं वो चित्र बनाने के दौरान कुछ बोलें और विचार विमर्श करें, और जिससे कि उसे पता चले कि बच्चे जो हैं वो इससे संबंधित जो प्रीवियस नॉलेज है बच्चों में वो क्या है, उसे ये जानकारी मिल जाए, और इन्हीं को ध्यान में रखकर वह फिर अपने चैप्टर को स्टार्ट करे और क्लास को बेहतर ढंग से, जो क्लास है वो बेहतर ढंग से हो सके। तो हमारा देखिए अब इसका आंसर जो है वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो 2 है वो बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा कि पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचारों को प्राप्त करना, वो उनकी जो नॉलेज है बच्चों की उसको जानना चाहता था, इसलिए उसने ऐसा किया। क्वेश्चन नंबर 75 है। 75 में कहा गया है, निम्नलिखित में से क्या रचनात्मक आकलन के संबंध में नहीं है। ठीक है, ये जो आपको पॉइंट्स दिए गए हैं उनमें से कौन सा फॉर्मेटिव असेसमेंट के अकॉर्डिंग जो है वो सही बात नहीं है। तो देखिए ऑप्शन नंबर पहला जो हम पढ़ लेते हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट कह रहा है, रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी जाती है। तिमाही यानी कि क्वार्टरली। अधिगम को सुदृढ़ करने के लिए यह अध्यापक को समय पर कार्यवाही करने में मदद करता है। ऑप्शन 3 कह रहा है, इसको
छात्रों की प्रगति की निगरानी करनी है। ऑप्शन 4 कह रहा है बच्चे के सीखने की कोई भी जानकारी रचनात्मक आकलन में मदद कर सकती है। ठीक है, हमने पढ़ लिया। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या जानना जरूरी है कि फॉर्मेटिव और समेटिव जो है वो क्या है। फॉर्मेटिव में क्या करते हैं, हम पूरे वर्ष भर कार्यों के दौरान समय समय पर छात्रों का आकलन किया जाता है फॉर्मेटिव में, और इसके अपोजिट जो कार्य किया जाता है वो समेटिव में किया जाता है कि सिर्फ लास्ट में या क्वार्टरली जो एग्जाम्स होते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं समेटिव में। तो उनके अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स का जो असेसमेंट है वो किया जाता है। तो हमारा जो आंसर बनेगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी जाती। क्वार्टरली जो होता है वो समेटिव का कार्य है, ना कि फॉर्मेटिव का। तो हमारा ये जो है वो गलत हो जाएगा और यही जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 76 पर चलते हैं। इसमें क्या पूछा गया है, 76 कह रहा है स्मिता अपने शिक्षार्थियों को कार्य से संबंधित लैंगिक विषमता और रूढ़िवादी छवियों के प्रति संवेदनशील करना चाहती है। स्मिता को निम्नलिखित में से अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए, वो पूछ रही है इन पॉइंट्स में से क्या उसे करना चाहिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो स्मिता है वह स्टूडेंट्स को जेंडर स्टीरियोटाइप के प्रति संवेदनशील बनाना चाहती है। तो इसके लिए स्मिता को जो है वो कम्युनिटी जो रिसोर्स है उसका यूज करना चाहिए, अपने समुदाय से रिलेटेड ही स्रोत का उपयोग करना चाहिए। तो जो हमारा आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, एक छात्र की माँ को कक्षा में आमंत्रित करें जो कि क्या है, ऑटो चालक है। ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, एक ऐसे पर्सन को लेकर आते हैं जो अपने जेंडर के विपरीत काम करे, जो काम जो है वो उन्हें नहीं करना चाहिए वो काम करे। वह माँ जो ऑटो चालक है वह क्लास में अपने बारे में बताएगी और बच्चे जो हैं वो रूढ़िवादी छवियों पर नज़र डालेंगे, ध्यान देंगे। जनरली आपने देखा होगा कि जो ऑटो ड्राइवर होते हैं वो मेल होते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या हो गया, ये बिल्कुल अलग तरीके का काम हो गया। तो हम क्या करेंगे, जो स्मिता है वो यही काम करेगी कि एक छात्र की जो माँ है जो कि कक्षा में उसको आमंत्रित करेगी, जो क्या है एक ऑटो ड्राइवर है। ठीक है, तो उससे एक अलग ही इंप्रेशन पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 77 है, इसमें कहा जा रहा है कक्षा 5 के समयन आमतौर पर अपना दिया हुआ कक्षा का कार्य नहीं करता है। यानी कि कक्षा 5 का जो एक क्लास 5th का स्टूडेंट है समयन, वो अपना वर्क जो है वो कंप्लीट नहीं करता है। मुद्दे को हल करने का सबसे अच्छा उपाय क्या हो सकता है, मतलब इस चीज़ को, इस जो प्रॉब्लम डिफिकल्टी हो रही है उसको टीचर किस तरीके से उसको सॉल्व कर सकता है, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट है उसकी कठिनाई का पता लगाने और उसके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करने के लिए उससे बात की जाए। समायोजित और कठिनाई का पता लगाना, ठीक है, ये सही बात है। उसके बाद ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है किसी दूसरे बच्चे को, यहाँ पर दूसरे बच्चे को कार्य करने की बात की जा रही है, उसकी कक्षा के कार्य को पूरा करने में मदद करना। तो देखिए इससे बच्चा जो होगा वो तो वैसे का वैसा ही रहेगा, उसमें कोई सुधार थोड़ी हो रहा है, उसमें कोई इंप्रूवमेंट तो होगी नहीं। ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है बच्चा माता पिता से बात करें और उन्हें सलाह दें, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। ये दोनों ही हमारे गलत हो रहे हैं। उसके बाद ऑप्शन 4 कह रहा है उसे वैकल्पिक और आसान की बात कर रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो आंसर बनेगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि पहले आप निदान करें फिर उपचार करें। ठीक है, निदानात्मक और उपचारात्मक, ये बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 78 है। 78 में कहा जा रहा है मुस्कान ने परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग निषिद्ध होना चाहिए, एक टॉपिक है, उस पर एक वाद विवाद का आयोजन किया। मुस्कान के द्वारा इस विषय पर कक्षा में वाद विवाद के आयोजन का क्या उद्देश्य है। यानी कि जो ट्रांसपोर्ट है उसमें डीजल से चलने वाले जो व्हीकल हैं उनके उपयोग को निषिद्ध करना चाहिए, ये उसने टॉपिक लिया है। ठीक है, वाद विवाद के लिए। तो इस वाद विवाद को कराने का बच्चों में क्या उसका मतलब क्या मोटिव होगा जो उसने ये काम कराया। तो देखिए इसमें कहा जा रहा है, ऑप्शन पढ़ लेते हैं अब। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वह पूरी तरह से परिवहन में डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती है। ये बात तो गलत हो जाएगी कि प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता पर, ये बात गलत हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है ये छात्रों के विचारों को जानने और उन्हें सही करने में मदद करेगा। विचारों को जानना तो सही है, लेकिन यहाँ पर ये सही करना ये गलत हो जाएगा। ठीक है, विचार जानना चाह रही है, ये बात तो सही है। वह आधुनिक वाहनों के उपयोग के लाभों पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती है, सिर्फ आधुनिक वाहन की बात की जा रही है। अब वो कह रही है ऑप्शन नंबर 4 है यह इस मुद्दे पर छात्रों को कई दृष्टिकोण, यहाँ पर देखिए सारे, यहाँ पर सारों की बात की गई है। ठीक है, यानी कि कई दृष्टिकोण की सराहना, एप्रिसिएट करने की मदद करता है। ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, क्योंकि हमें जो है वो डीजल वाहनों का जो यूज है वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे पॉल्यूशन भी बहुत होता है। ठीक है, तो हमारा जो आंसर बनेगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, ये हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 79 है, ईवीएस में मानचित्रण कौशल, मानचित्रण जो मैपिंग स्किल है उसके बारे में बात की जा रही है। तो देखिए ईवीएस में मैप इसलिए दिए जाते हैं जिससे कि आप जो है वो प्लेसेस की जो रिलेटिव पोजीशन है उसको समझ सकें। तो यहाँ पर हमारा कौन सा आंसर सही बन रहा है, देखिए ऑप्शन नंबर 4 हमें जो है वो बिल्कुल सही दिखाई दे रहा है। स्थानों की सापेक्ष स्थिति को समझ सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करता है, डेवलप करता है। ये मैपिंग स्किल के बारे में बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 80 है, क्वेश्चन नंबर 80 में कहा गया है ईवीएस की एकीकृत प्रकृति सहायक है। एकीकृत प्रकृति यानी कि इंटीग्रेटेड नेचर, ठीक है, उसकी बात की जा रही है। इंटीग्रेटेड प्रकृति का मतलब हुआ कि ईवीएस की एकीकृत प्रकृति यानी कि इसमें क्या है, साइंस भी है, सोशल भी है, सभी कुछ जुड़ा हुआ है। तो यह हेल्प करता है हमारी, ऑप्शन नंबर जो 2 है वो हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसका पाठ्यक्रम के भार को कम करने और शिक्षार्थियों को सफलतापूर्वक यानी कि सार्थकतापूर्वक सीखने में, कि विद्यार्थी जो है वो सही ढंग से किसी भी टॉपिक को समझ सके, इसलिए एक इंटीग्रेटेड जो प्रकृति है वो हेल्प करती है इसमें। क्वेश्चन नंबर 81 में है, निम्नलिखित में से क्या ईवीएस में आकलन का एक व्यापक संकेतक नहीं है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा कॉन्सेप्ट मैपिंग, अवधारणा चित्रण। हम बच्चों को ईवीएस इसलिए पढ़ाते हैं कि बच्चे जस्टिस, इक्वलिटी, कोऑपरेशन के कॉन्सेप्ट को समझें, उनमें न्याय, समानता, सहयोग की भावना जो है वो जागृत हो। तो हमारा आंसर हो जाएगा कॉन्सेप्ट मैपिंग, ये एक ब्रॉड संकेतक जो है वो नहीं है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है, कुछ हजार साल पहले भारत में तालाबों के निर्माण के अलबरूनी के अवलोकन के आधार पर कक्षा 5 के ईवीएस के पाठ्यपुस्तक में एक अनुच्छेद है। इस अनुच्छेद को शामिल करने का उद्देश्य क्या होगा। तो देखिए कक्षा 5 की जब आप एनसीईआरटी को पढ़ोगे तो उसमें अलबरूनी का एक पूरा टॉपिक दे रखा है आपको। प्रीवियस ईयर जो पेपर हैं उनको कराने के बाद आपको पूरी एनसीईआरटी कंप्लीट कराई जाएगी। अभी हिस्ट्री की जो एनसीईआरटी है क्लास 6 की एनसीईआरटी कंप्लीट हो गई, 7th की चल रही है। तो क्वेश्चन में जो है पूछा जा रहा है कि अलबरूनी के टॉपिक को जो बुक में शामिल करने का मोटिव है वो क्या है। तो हमारा जो इसका आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए ऑप्शन कौन कौन से हैं, ए सी डी ऑप्शन नंबर 2 ये हम पढ़ते हैं। अब ए कह रहा है कि यह इतिहास के स्रोतों की पहचान करने में शिक्षार्थियों की मदद करता है, जो कि बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन बी है, यह शिक्षार्थियों को उनके अवलोकनों की रिकॉर्डिंग में सुधार करने की बात कर रहा है। यहाँ पर जो बात की जा रही है वो सिर्फ रिकॉर्ड की बात कर रहा है कि रिकॉर्ड कर सकें बच्चे, इसलिए टॉपिक को शामिल करना चाहिए, ठीक है। तो ये जो है हमारा गलत हो जाएगा। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी जो है वो कह रहा है यह शिक्षार्थियों को कुछ हजार साल पहले भारत में मौजूद तकनीक की सराहना करने में मदद करता है, ये भी हमारा सही हो जाएगा। यह शिक्षार्थियों को इतिहास में साक्ष्य हैं उनकी भूमिका की सराहना करने में मदद करता है, ये भी हमारा सही हो जाएगा। तो ये हमारे जो इसका आंसर बनेगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ये हमारा बिल्कुल सही राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 है, अपनी कक्षा में 50 से अधिक छात्रों के साथ वाणी उन्हें एक ऐसी गतिविधि से जोड़ना चाहती हैं जिसमें सीखने को बढ़ाने के लिए अधिकतम संख्या में जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं वो शामिल हों। निम्न में से कौन सा जो क्रियाकलाप है, कौन सी एक्टिविटी है जो कि उपरोक्त कार्य के लिए ठीक होगी, ठीक है। अब ऑप्शन आप पढ़ लीजिए। कौशलों के प्रदर्शन के लिए समुदाय से संदर्भ व्यक्तियों को आमंत्रित करना, ये हमारा गलत हो जाएगा। समूह चर्चा को प्रोत्साहित करना, ये कुछ हद तक सही है, लेकिन यहाँ पर जो सारे सेंस ऑर्गन है वो जो हैं वो इन्वॉल्व नहीं होंगे, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। उचित AV साधन के लिए स्मार्ट कक्ष का होना, स्मार्ट क्लासेस भी सही है, लेकिन ये भी हमारा इतना ज़्यादा सही नहीं रहेगा। अब कह रहा है नज़दीक के स्थान के लिए क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना है, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा कि इस पर सबसे ज़्यादा जो इन्वॉल्व बच्चे होंगे वो यहीं पर हो जाएंगे, उनके जो 5 सेंस ऑर्गन्स हैं वो इस एक्टिविटी में सबसे सही तरीके से इन्वॉल्व रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 84 है, इकरा अपने शिक्षार्थियों को ईवीएस में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। किस चीज़ के लिए? समाचार पत्र, न्यूज़पेपर और मैगजीन्स के लिए, ठीक है। तो देखिए कोई भी टीचर जो है वो ईवीएस में न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स को पढ़ाने के लिए बच्चों को क्यों प्रोत्साहित करेगा? वह इसलिए करेगा कि बच्चे जो रियल लाइफ है, जो वास्तविक दुनिया है, उससे जुड़ पाएँ। बच्चा इसमें इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनको पढ़ेगा। न्यूज़पेपर और मैगजीन्स जो हैं वो एक क्या है, रियल लाइफ मटेरियल है आपके लिए, जो दुनिया के बारे में हमें क्या करती हैं, बच्चों को और हमें दोनों को, सभी को मतलब क्या है, इन्फॉर्मेशन देती हैं। तो इसलिए हमारा जो आंसर बनेगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, ये हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार से, ठीक है, अपने संसार से जुड़ने में सहायता करती हैं, इसलिए क्या है, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 85 है उसमें कहा जा रहा है पर्यावरण अध्ययन में
प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है, यानी कि जो क्वेश्चनिंग है उसको एक स्ट्रेटजी के रूप में हम यूज करते हैं। तो देखिए ईवीएस जो है उसमें हम क्वेश्चनिंग को एक स्ट्रेटजी के रूप में यूज करते हैं, क्योंकि क्वेश्चनिंग जो है वो की ही इसीलिए जाती है कि बच्चों में क्या हो, जिज्ञासा उत्पन्न हो। तो हमारा देखिए जो आंसर बनेगा वो होगा कक्ष में जिज्ञासा को उत्पन्न करने के लिए, यानी कि बढ़ाने के लिए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ध्यान खींचना ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है, ये भी जो है बिल्कुल कुछ हद तक सही है, लेकिन ये कहाँ पर सही रहेगा, जहाँ पर हम क्या करते हैं क्लास में एक किसी भी टीचिंग एड्स को लेकर जाते हैं, तो क्या है ये वहाँ पर सही रहेगा। और जिज्ञासा जो है, अगर आप जिज्ञासा की बात करें तो अटेंशन जो है वो भी इसी में शामिल हो जाएगी। तो जो बेस्ट ऑप्शन रहेगा वो हमारा यही वाला रहेगा, कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 86 है, नीचे दिए गए कौन से एक राज्य में तोरांग का अर्थ है जंगल। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो सीधा सीधा झारखंड, क्योंकि तोरांग का मतलब है जंगल, और झारखंड में एक लैंग्वेज है कुडुक लैंग्वेज, जिसमें क्या होता है कि हम उसमें जंगल को तोरांग ही बोला जाता है। तो हमारा जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा झारखंड। क्वेश्चन नंबर 87, पहले हम इसको क्या करते हैं पढ़ लेते हैं। आपका घर एक्स पर स्थित है, कहाँ पर, एक्स पर स्थित है, तथा आपका विद्यालय वाई पर स्थित है। यद्यपि आपका विद्यालय ठीक सामने है, परंतु बीच में व्यस्त राजमार्ग होने के कारण आप सीधे नहीं जा सकते। अतः पहले आप ठीक दक्षिण में 125 मीटर दूर जाते हैं, फिर ठीक पूर्व में 100 मीटर लंबा सुरंग पथ पार करते हैं, और अंत में आप ठीक उत्तर में 125 मीटर दूरी पर वाई पर अपने विद्यालय पहुंचते हैं। वाई पर विद्यालय के सापेक्ष एक्स पर आपका घर जो है वो कहाँ पर स्थित है। तो देखिए सबसे पहले तो हम डायरेक्शन देख लेते हैं। अब डायरेक्शन हमारी कौन कौन सी होती हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट हो गया इधर, और इधर हो गया हमारा वेस्ट। ये 4 हमारी क्या हो गई, डायरेक्शन हो गई। अब देखिए पहले हम गए साउथ में, किधर की तरफ गए, साउथ में। साउथ हमारा ये हो गया, कितना गए 125 मीटर, कितना 125 मीटर जाते हैं। फिर जाते हैं हम 100 मीटर, 100 मीटर बोला गया है ना यहाँ पर, 100 मीटर ईस्ट में। तो ईस्ट हमारा किधर हो गया, इधर साइड को हो गया। तो ईस्ट गए कितना 100 मीटर, ये हो गया हमारा 100 मीटर। फिर हम जाते हैं नॉर्थ, जाते हैं कहाँ को जाते हैं, उत्तर में 125 मीटर, ये हो गया हमारा नॉर्थ 125 मीटर। ये हमारा एक्स था, ये हमारा वाई, ठीक है। अब हम पहुँच गए, ये हो गया हमारा 125 मीटर, ये हमारा। अब y के सापेक्ष पर हमें बताना है कि y के सापेक्ष x पर बताना है कि घर जो है वो y के सापेक्ष किस दिशा में है, डायरेक्शन बतानी है। तो हमें क्या बताना है, ये बताना है। अब ये हमारा क्या है 100 मीटर हो जाएगा, सीधा सीधा 100 मीटर हो गया। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा हमारा 100 मीटर ठीक वेस्ट, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 100 मीटर ठीक पश्चिम, 100 मीटर ड्यू वेस्ट, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्योंकि देखिए हम 100 मीटर इधर गए, ठीक है, 125 मीटर गए नॉर्थ में, साउथ में, फिर हम गए ईस्ट की तरफ 100 मीटर, ठीक है, फिर हम नॉर्थ की तरफ गए। अब क्या है, हमें ये वाला हमें ये बताना है कि y के सापेक्ष x पर बताना है, ठीक है। तो हमारा ये डायरेक्शन किधर की तरफ हो जाएगी, ये डायरेक्शन हमारी हो जाएगी इधर साइड की, ये y की तरफ हो जाएगी। y के सामने बिल्कुल ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा वेस्ट, और ये हो जाएगा ईस्ट। तो y जो है वो ईस्ट की तरफ है, और जो हमारा x है वो किधर की तरफ है, वेस्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 88 है, कोई लड़का नागरकोइल से मडगांव जाने के लिए 4 जून 2020 को किसी रेलगाड़ी में सवार हुआ। यह रेलगाड़ी 22:30 पर नागरकोइल से चली और 6 जून 2020 को 4:30 बजे मडगांव पहुंची। यदि इस समय अंतराल में रेलगाड़ी ने 1145 किलोमीटर दूरी तय की तो रेलगाड़ी की औसत चाल, यानी कि हमें क्या निकालना है, एवरेज स्पीड निकालनी है यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए 4 जून को 1.5 घंटा हो गया, कैसे हुआ, क्योंकि 10:30 बजे, और टोटल हमारे कितने घंटे होते हैं, 24 आवर्स होते हैं। तो 10:30 बजे जो है वो रेलगाड़ी जो है वो चली, और यानी कि कितने बजे तक चली, 10:30 बजे से 12 बजे तक का अगर आप टाइम जोड़ोगे तो 1.5 घंटा हो गया, ठीक है। ये हो गया हमारा 4 जून को। उसके बाद 5 जून को क्या है, 5 जून को पूरे 24 घंटे चली होगी, ठीक है, पूरे दिन का जोड़ेंगे तो वो कितना हो जाएगा, पूरे 24 आवर्स, ये जोड़ लिए जाएंगे। उसके बाद वह 6 जून को कितने बजे पहुंची है, 4:30 बजे मडगांव पहुंची है। तो अगर आप देखोगे
12 बजे तक का आप टाइम 5 जून में जोड़ चुके हो। अब 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 4, 4 से 4:30, ये हमारा पूरा कितना टोटल टाइम हो गया, 4.5 घंटे हो गए। 4:30 बजे पहुंची तो हमारा कितना हो जाएगा, 4:30, ये हमारा जो है बिल्कुल सही टाइम हो जाएगा। ठीक है, 4.5 घंटे हो गए। अब टोटल जब आप निकालोगे तो ये हो जाएंगे हमारे 30 आवर्स हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 30 आवर्स। तो घंटे हो गए अब हमारे 30 घंटे हो गए, 30 घंटे हो गए। और हमें कितने किलोमीटर कितना दे रखा, किलोमीटर हमें दे रखा है 1145 किलोमीटर। ठीक है, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो जब आप इसमें पुट करेंगे वैल्यूज़ को तो 1145 अपॉन में 30, तो आंसर जो है जब आपको इसको फाइंड करेंगे तो आपका 38 पॉइंट समथिंग कुछ निकल के आएगा। ठीक है, अब देखिए 38 पॉइंट समथिंग जो है वो किस में दे रखा है, 38.5 किलोमीटर पर आवर जो है हमें ऑप्शन नंबर सेकंड में दे रखा है, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 है, नीचे दिया गया कौन सा कथन मधुमक्खियों और छत्तों के विषय में सही नहीं है। ठीक है, यहाँ पर हनी बीज जो हैं उनके बारे में आपको पूछा गया, ये एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आपका आया है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट कह रहा है प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है, क्वीन बी होती है, क्वीन बी, ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही जा रहा है। नर मक्खियाँ छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं, इनका कोई खास रोल नहीं होता है। ठीक है, तो ये हमारा जो है बिल्कुल गलत हो जाएगा। छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियाँ होती हैं, ये भी सही है। वर्कर भी जो होती हैं वो होती हैं, ये भी सही है। छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियाँ होती हैं, ये भी सही है, कुछ ही होती हैं, क्योंकि इनका जो है वो खास रोल नहीं होता, सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम पर ही इनका यूज है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा जो इनके बारे में सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, कि नर मक्खियाँ छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण नहीं होती हैं। रानी मक्खी भी होती है इंपॉर्टेंट, और हमारी जो वर्कर बीज होती हैं वो भी इंपॉर्टेंट होती हैं, और कुछ ही होती हैं, ये भी सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 90 आपसे कह रहा है, आज हम मिर्ची के बिना भोजन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, इसे व्यापारी हमारे देश में लाए थे, कहाँ से लेके आए थे। ये तो बहुत ही सीधा सीधा आंसर हो जाएगा इसका, दक्षिणी अमेरिका से जो व्यापारी थे वो दक्षिणी अमेरिका से मिर्च को लेकर आए थे, तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था हमारा 30 क्वेश्चन जो आपके ईवीएस के थे, उनको हमने डिस्कस कर लिया है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर एक बार में कॉन्सेप्ट क्लियर ना हुआ हो तो बार बार वीडियो को चलाकर देख लें, जिससे आपको नोट करने की ज़रूरत ही ना पड़े और आपको समझ में आ जाए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स टू ऑल।